हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री पेपर की। हिस्ट्री पेपर जो हमने किया था प्रीलिम्स का, उसका डिस्कशन करने के आंसर्स हम। गुड इवनिंग ऑल। फुल पोर्शन टेस्ट था आपका ये हिस्ट्री का। हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का पेपर था, 40 मार्क्स का पेपर था। 2 आवर्स में सॉल्व करना था। आई होप आप सब ने सॉल्व किया होगा। हेलो उषा, गुड इवनिंग, हाउ आर यू। सो बहुत ही सिंपल सा पेपर था ये। हेलो गायत्री, गुड इवनिंग। हेलो ASR। सो आई होप आप सबने टाइम के हिसाब से सॉल्व किया है। भले ही कोई भी टाइम पे किया हो, आई होप आपने 2 आवर्स के अंदर उसे कंप्लीट किया है। दैट इज इंपॉर्टेंट। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। बहुत ही इजी पेपर था, बहुत ही सिंपल सा पेपर था। आपके बोर्ड पैटर्न के हिसाब से पूरा पेपर था ये। एंड इसमें कंसेप्ट मैप वगैरह फिल करने आया था। सो आई होप आपने वो सब किया हुआ है। एंड लेट्स होप और जल्दी लोग आ जाएं। और ये मैंने मराठी मीडियम वालों के लिए भी ट्रांसलेट करके पेपर अपलोड किया था। सो आई होप उन लोगों को वो पेपर मिल गया। बहुत लोगों को PDF डाउनलोड करने नहीं होता है। सो आई होप उन्होंने ये पेपर किया था ठीक से, मराठी और इंग्लिश दोनों में ही। एंड सैनिटाइज ही हूँ मैं, घर पे ही हूँ, बाहर नहीं हूँ। सो आप लोग ने पेपर कंप्लीट किया था। उषा, गायत्री, वेरी गुड। एल्जेब्रा का पेपर, वेरी गुड। बट क्या आपने डिस्कशन देखा था एल्जेब्रा पेपर का? वेरी गुड गायत्री। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नो पॉइंट इन वेस्टिंग टाइम। आप लोग आंसर बताते जाइएगा, जो भी आपको आते हैं गेस करते जाइएगा। पहला क्वेश्चन, एज यू कैन सी, ओनली डैश नॉलेज कैन हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमैनिटीज डेवलपमेंटल स्टेज। 4 ऑप्शन दिए थे आपको। A डिसिप्लिन्स, B हिस्टोरिकल, C सोशियोलॉजी, D डेवलपमेंट। तो कौन सा नॉलेज, ओनली डैश नॉलेज? चलिए let's see who's gonna give me the correct answer. हेलो मयूरेश, गुड इवनिंग। मयूरेश, मोहित हमारे साथ आ गए हैं। डायरेक्ट आंसर दे दिया उन्होंने। ऑप्शन B कह रहे हैं हिस्टोरिकल, विच इज योर करेक्ट आंसर। वेरी गुड, करेक्ट आंसर है ये। ओनली हिस्टोरिकल नॉलेज कैन हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमैनिटीज डेवलपमेंट स्टेजेस। वेरी गुड मयूरेश, मोहित एंड ASR जो सैनिटाइजर लेके बैठे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्परर अशोका एडिक्ट्स आर इंस्क्राइब्ड ऑन नेचुरल रॉक एंड डैश। तो बताइए 4 ऑप्शन अगेन आपके पास। स्टोन पिलर्स, स्तूपास, केव, कॉपर प्लेट। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी। एम्परर अशोका के जितने भी एडिक्ट्स हैं वो किस चीज के ऊपर इंस्क्राइब्ड है? गुड इवनिंग कीर्थना। सेकेंड फिलअप से आंसर देना चालू करिए। चलिए मयूरेश सेकेंड वाला आंसर दे रहे हैं, D कह रहे हैं कॉपर प्लेट्स। गायत्री एंड मोहित एंड कीर्थना सभी लोग ने कॉपर प्लेट कहा है, लेकिन द करेक्ट आंसर इज
ए स्टोन पिलर्स इज द करेक्ट आंसर. नेचुरल रॉक एंड स्टोन पिलर्स इज द करेक्ट आंसर. उन्होंने स्टोन के पिलर्स हर जगह पे गाड़ के रखे थे. ये आपको पता होना चाहिए, हमने चैप्टर के टाइम भी ये सारी बातें की थी. उन्होंने स्टोन पिलर्स पे इंस्क्रिप्शन रखे हैं अशोका एम्परर ने. याद रखिएगा, डी इज नॉट द आंसर, ए दैट इज स्टोन पिलर्स इज द करेक्ट आंसर. सेंड नहीं करना है बेटा, आपको आपको अपने आंसर खुद चेक करने हैं. एंड मैं जो ये डिस्कशन करता हूँ उसमें आपको चेक करना है, देखना है कि आप सही आंसर आपने लिखे हैं कि नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकली तो मैं सबका एक एक का चेक नहीं कर सकता. ठीक है, तो आपको सेंड नहीं करना है किसी तरह से, आपको वो पेपर बस सॉल्व करना है टाइम लगा के अच्छी तरह से. एंड और फिर बाद में यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे, तब आपको चेक कर लेना. सेल्फ इवैल्यूएशन. थर्ड क्वेश्चन देखेंगे. डैश रोट द बुक एंटाइटल आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज. तो वेरी सिंपल, वेरी इजी. हम लोग बहुत बार ये जब रिवीजन लिया था तभी भी हमने डिस्कस किया था कि किसने आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज ये किताब लिखी थी. स्कूल प्रीलिम की आप बात कर रहे हो. स्कूल प्रीलिम का मतलब उसका मैं कैसे लाइक वो देखूं पेपर, लाइक समझा नहीं मुझे. वेरी गुड. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. बी इज द करेक्ट आंसर. डी आंसर नहीं है गिरीश. माइकल फोकाल्ट इज द करेक्ट आंसर. बी इज द करेक्ट आंसर. याद रखिएगा ये भी, बी इज द करेक्ट आंसर. माइकल फोकाल्ट, नॉट डी. वोल्टेयर आंसर नहीं है. नेक्स्ट में आपको दिया था फाइंड द इनकरेक्ट पेयर इन एवरी सेट. तो आपको ये चार अलग अलग पेयरिंग दे के रखा है उन्होंने, आपको इसमें से इनकरेक्ट वाला बताना है. इनकरेक्ट वाला बताना है, ध्यान से इनकरेक्ट वाला बताना है, यानी जो गलत है वो बताना है. 1 2 3 4 4 पेयर्स दिया है आपको अलग अलग, और आपको बताना है कौन सा पेयरिंग गलत हुआ है यहां पे. यू कैन मेल मी बेटा, आप मुझे मेल कर दो expertclasses2015 पे मेल कर दो. ठीक है, मेल कर दो आप, मैं वो शेयर करूंगा. ओके, चलिए बताइए जल्दी से. बी में फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इनकरेक्ट पेयर बताइए. गुड इवनिंग साक्षी, लेट हो गए आप. थर्ड वाला नहीं है गिरीश, थर्ड कह रहे हो आप बार बार. मयूरेश जी ने करेक्ट आंसर दे दिया है. फर्स्ट वाला जो है वो करेक्ट मतलब इनकरेक्ट है और वो आंसर है. उसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था, कोई बता सकता है? भारतवर्षीय प्राचीन ऐतिहासिक कोश, ये किसने लिखा था पूरा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? यहाँ पे रॉन्ग दिया है उन्होंने, महादेव शास्त्री जोशी रॉन्ग है. सो ये हमारा आंसर है यहाँ पे, क्योंकि हमें इनकरेक्ट ढूंढना है. बट क्या आपको इसका करेक्ट पेयर पता है? कैन एनीवन टेल मी? एनी गेसेस? वेरी गुड मयूरेश. रघुनाथ भास्कर गोडबोले इज द करेक्ट आंसर. वेरी गुड, रघुनाथ भास्कर गोडबोले. सेकंड में भी सेम वैसा ही था, हमें अगेन उन्होंने 4 पेयरिंग्स दिया है और आपको अगेन बताना है विच इज द रॉन्ग वन. विच इज द रॉन्ग वन. अगेन आपको बुक के नाम एंड ऑथर्स के नाम दिए हैं. हेलो संजय. आपको बताना है विच इज द इनकरेक्ट. इनकरेक्ट कौन सा है सेकंड वाले में? हम सेकंड वाले का भी बात कर रहे हैं. संजय फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं,
बट दैट इज नॉट द आंसर. यस कीर्तना, आप भी मुझे सेंड कर सकते हो पेपर्स, अगर आपके पास अच्छे से पीडीएफ फॉर्मेट में है तो मैं यहाँ पे इनसे शेयर कर सकता हूँ ताकि और बच्चों को प्रैक्टिस के लिए पेपर्स मिले. गुड इवनिंग अश्विन. हेलो ओम. यस कम ऑन, आंसर करिए. फोर्थ, यस वेरी गुड संजय, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन जेम्स मिल लिखा है विच इज द इनकरेक्ट आंसर. क्या कोई इसका सही आंसर बता सकते हो? डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन किसने, हु इज द ऑथर, किसने लिखा था? कम ऑन. जॉन मार्शल इज द करेक्ट आंसर. याद रखिएगा ये. तो यहाँ पे आपको सेकेंड वाले में फोर्थ ऑप्शन सिलेक्ट करना है, इनकरेक्ट वन. थर्ड वाला, लेट्स सी, थर्ड वाले में अगेन आपको अलग अलग नेशनल पार्क्स दिए हैं एंड आपको बताना है कि कौन सा रॉन्ग ईयर है. नेशनल पार्क्स के ईयर लिखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा रॉन्ग है, इनकरेक्ट कौन सा है. काजीरंगा नेशनल पार्क, सुंदरबंस, फ्लावर्स नेशनल पार्क एंड कंचनजंगा. कौन सा वाला रॉन्ग पेयरिंग है? वेरी गुड, सुंदरबंस इज द रॉन्ग वन. 1987 उसका आंसर होना चाहिए, जबकि यहाँ पे उन्होंने 1980 दिया हुआ है, 1980 दिया हुआ है. सो दैट इज द रॉन्ग वन. फिर नेक्स्ट आपको दिया था कंप्लीट द गिवन कंसेप्ट मैप. लाइब्रेरीज इन इंडिया का कंसेप्ट मैप दिया था आपको. ये न्यू बोर्ड पोर्शन के पैटर्न के हिसाब से ये पूरा है. आपको लाइब्रेरीज इन इंडिया के 4 पॉइंटर्स लिखने हैं. सो टेल मी, लाइब्रेरीज इन इंडिया के आप कौन से 4 लिख सकते हो? कौन सी 4 लाइब्रेरीज इंडिया की आप मेंशन कर सकते हो अलग अलग सिटीज में जो है? बहुत ही सिंपल था ये. अलग अलग 4 लाइब्रेरीज के नाम. हेलो कोहली, किंग कोहली जी, वेरी गुड. एक संजय जी ने बताया डेविड सासून लाइब्रेरी. कहाँ पर है ये? मुंबई में. आपको उसके लोकेशन के साथ भी लिखना है, अगर लोकेशन याद है तो लोकेशन के साथ लिखना है आपको. डेविड सासून लाइब्रेरी मुंबई. फिर बहुत ही सिंपल वाला, यस, नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता. वेरी गुड, नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता. नहीं बेटा, वो गांव वाला विलेज ऑफ बुक वो हम इसमें नहीं लिख सकते, लाइब्रेरीज हमें बतानी है. फिर एशियाटिक सोसाइटी भूल गए, लाइब्रेरी ऑफ एशियाटिक सोसाइटी. लाइब्रेरी ऑफ एशियाटिक सोसाइटी बहुत ही फेमस. एंड नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी दिल्ली. नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी दिल्ली. सो ये याद रखिएगा, बहुत सिंपल सा. एक और आपको कंसेप्ट मैप दिया था, टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स. टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स में इंडोर स्पोर्ट्स उन्होंने फिलअप किया था, आपको फिल करना था आउटडोर स्पोर्ट्स. आउटडोर स्पोर्ट्स आपको फिल करना था. आई एम ग्लैड संजय, आपका पढ़ाई हो गया है मेरे वजह से. आई होप आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे. यस, स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी भी बोल सकते हैं हम लोग. चलिए, आउटडोर स्पोर्ट्स में आप पहले हम 2 पार्टीशन क्या करेंगे? आउटडोर स्पोर्ट्स में 2 पार्टीशन पहले, यस, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एंड इंडियन स्पोर्ट्स. और उसके अंदर फिर एक एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल देना है आपको. इंडियन स्पोर्ट्स में आप लिख सकते हो एग्जाम्पल कबड्डी, खो खो, है ना? वेरी गुड. लंगड़ी, यस, आट्या पट्या, सब कुछ लिख सकते हो.
एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में आप लिख सकते हो गोल्फ, फुटबॉल, यस, बैडमिंटन। सो बहुत ही सिंपल सा था ये, वेरी इजी। आई होप आपने सभी ने ये लिखा है। उसके बाद एक और आपको जो था फिल करना, फेमिनिस्ट हिस्ट्री। फेमिनिस्ट हिस्ट्री के पॉइंटर्स फिल करने थे। कौन वो महारथी थे जिसने फेमिनिस्ट हिस्ट्री चालू किए थे। अलग अलग पर्सनालिटीज़ की बात करनी है, विमेन की बात करनी है जिन्होंने फेमिनिस्ट हिस्ट्री पे लिखा था। तो एटलीस्ट 4 नाम आपको याद होने चाहिए जिन्होंने फेमिनिस्ट हिस्ट्री में योगदान दिया अपना। वेरी इजी। चलिए, चार नाम आपको बताने हैं फेमिनिस्ट हिस्ट्री से रिलेटेड। आई हैवेंट अटेंडेड दैट। बेटा मैं कैसे अटेंड करूंगा? इट वॉज फॉर पेरेंट्स टीचर्स यूनियन, नॉट फॉर कॉमन टीचर्स ना। बट मुझे पता है दे डिस्कस्ड अबाउट दैट, आपके एग्जाम्स का ऑफलाइन ही होगा। दे आर मेकिंग श्योर। अब उसका एग्जैक्ट डिसीजन मीटिंग का पूरा आया नहीं है, बस उन्होंने लिखा था वर्षा जी ने कि मीटिंग हमने कंडक्ट की है पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन के साथ। सो लेट्स सी। चलिए, यस, वेरी गुड। थोड़े इंडियन नाम्स फेमिनिस्ट हिस्ट्री के भी बोलिए। ताराबाई, यस, वेरी गुड। ताराबाई, वेरी गुड। ताराबाई शिंदे, फेमिनिस्ट हिस्ट्री के नाम, कम ऑन। ताराबाई शिंदे, फिर पंडिता रमाबाई, पंडिता रमाबाई, देन डॉक्टर शर्मिला रेगे, डॉक्टर शर्मिला रेगे एंड मीरा कोसंबी। वेरी गुड जूली। सो फेमिनिस्ट हिस्ट्री, आपको जो फेमिनिस्ट हिस्ट्री का सिर्फ टॉपिक था उसमें से ही जो नाम थे वो लेने हैं। वॉल्टेयर वगैरह इसमें नहीं आएगा, किसी ने तो वॉल्टेयर भी कहा था। सो याद रखिए ये 4 नाम, ताराबाई शिंदे, डॉक्टर शर्मिला रेगे, पंडिता रमाबाई एंड मीरा कोसंबी। ये नाम आप लिख सकते हो। उसके बाद बहुत ही सिंपल सा, एक्सप्लेन द शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स में कंसेप्ट ऑफ दर्पण। तो दर्पण क्या था? इट वॉज अ न्यूज़पेपर। कब स्टार्ट हुआ था? 1832 में मुंबई में। किसने स्टार्ट किया था? बाल शास्त्री जाम्बेकर, एडिटर ऑफ दर्पण, राइट। क्या उसमें रिव्यू करते थे? सो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल इवेंट्स उस जमाने के। फिर पॉइंट वाइज पूरा आंसर लिखना है आपको अलग अलग टाइटल्स के साथ कि क्या क्या उनमें कवर किया था उन्होंने, जैसे कि री मैरिज ऑफ हिंदू विडोज, फिर इंसेप्शन ऑफ थिएटर एट कलकत्ता, फिर डेंजर ऑफ रशियन अटैक ऑन द नेशन, और फिर उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का अकाउंट्स एक्सपेंडिचर वगैरह मेंशन किया था पेपर में, जिससे काफ़ी ये पेपर पॉपुलर हो गया था। फिर राजा राम मोहन रॉय का अचीवमेंट्स जो उनको हुए थे इन इंग्लैंड, उसके बारे में उन्होंने लिखा था। एंड वेरियस हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑन दोज डेज। इस तरह से आपको इसका पूरा पॉइंटर्स बनाना है। वेरी गुड गायत्री, वेरी गुड। बाल शास्त्री जाम्बेकर वॉज एडिटर, ऐसा आपको लाइन लिखनी है। एंड यस, वेरी गुड। गर्ल पावर जी ने भी अच्छा पॉइंट बोला। कमिटी फॉर क्लीनिनेस ऑफ द सिटी, ये भी उन्होंने अपॉइंटमेंट किया था। सो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं और उस तरह से ये आपका शॉर्ट नोट कंप्लीट होगा एंड आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट है नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। सो अगेन पॉइंट वाइज आंसर लिखना है आपको। कम से कम 6 पॉइंट्स तो लिखने ही है 2 मार्क के लिए। 5 से 6 पॉइंट लिखने हैं आपको नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले तो कहाँ पर है ये? वॉज एस्टैब्लिश इन वॉशिंगटन डीसी इन 1846। 1846 में वॉशिंगटन डीसी में ये एस्टैब्लिश किया गया था। फिर इट इज़ अ म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री।
वहाँ पे एनिमल्स, प्लांट्स, ऑर्गेनिजम्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्पेसिमेंट्स रखे हैं फॉसिल्स के, एंड मिनरल्स है, रॉक्स, शेल्स, आर्टिफैक्ट्स। टोटल 12 करोड़ का वहाँ पर कलेक्शन है। ये सारे पॉइंटर्स आपको मेंशन करने हैं। ओके, सो इस हिसाब से अगेन 5 से 6 पॉइंट आपको बनाना है। पोस्टपोन तो नहीं होगा बेटा, मई तो कर दिया, अभी नेक्स्ट पूरा ये साल भी थोड़ी ना खत्म कर देंगे, ये साल अभी मई में ही होगा कैसे भी करके। और मोस्टली जो आपका स्कूल है वही ही स्कूल में होगा सेंटर आपका, कोई अलग से सेंटर नहीं होगा। तो ये काफ़ी उन्होंने वर्षा जी ने बात की थी, तो लेट्स सी क्या होता है। थर्ड वाला क्वेश्चन था कॉलोनियल हिस्टीरियोग्राफी के ऊपर। तो इसके ऊपर आपको लिखना है कि कॉलोनियल यानी कि ब्रिटिश रूल जब आए, ब्रिटिशर्स जब आए, कॉलोनीज फॉर्म की, उनके अंडर कैसे हिस्टोरियोग्राफी डेवलप हुई थी। अर्ली स्कॉलर्स हु स्टडीड एंड रोट इंडियन हिस्ट्री व मेनली ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड क्रिश्चियन मिशनरीज। तो ये सारी लाइन लिखनी है। और फिर उन्होंने कैसे प्रेजुडाइज रखा था, उनके दिमाग में एक पहले से जजमेंट फॉर्म था इंडियन कल्चर को लेके, और इंडियन कल्चर को वो बड़ा ही रिडिकुल करते थे कि ये गलत कल्चर है करके। हालांकि कुछ बातें उनकी सही थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो प्रैक्टिस चल रही थी चाइल्ड मैरिज की, फिर विडोज़ को दैट जोहर में डालने की, ये सब जो प्रैक्टिस चल रही थी हमारा पे, जो कि बहुत गलत थी, वो इंडियन कल्चर के नाम पे प्रैक्टिस चल रही थी। सो इसीलिए ये सारा आपको लिखना है कि दे आर प्रेजुडाइज इज क्लियरली रिफ्लेक्टेड इन देयर वर्क। उनके राइटिंग्स वेर ओनली जस्टिफाइड फॉर कॉलोनियल ब्रिटिश रूल। वो अपनी ही बढ़ाई लिखते थे उसके अंदर काफ़ी, और जस्टिफाई करते थे कि उन्होंने बड़ा ही सही किया हुआ है। यस, सती वगैरह हमारे यहाँ पे चलते आ रहा था। गुड इवनिंग अंकिता, हाउ आर यू, बहुत दिनों बाद। एंड दूसरा एक पॉइंट लिख सकते हो, 5 वॉल्यूम्स ऑफ कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो पब्लिश की गई थी 1922 टू 1937 कॉमन इरा में। इसके अंदर आपको अलग अलग एग्जाम्पल मिलेंगे कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी के। सो आई होप ये आप पॉइंटर्स लिखें और बड़े इजीली 2 मार्क आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्सप्लेन द स्टेटमेंट्स विथ रीजंस। रीजंस के साथ एक्सप्लेन करना है। सबसे पहला स्टेटमेंट था इट बिकेम नेसेसरी टू रीथिंक ऑफ विमेन्स पोजिशन इन हिस्ट्री। तो हमने देखा कि स्टार्टिंग से ही हम देखे जा रहे थे सारे के सारे मेल स्कॉलर्स ही थे, एंड जितने भी है मेल पूरा डोमिनेटेड पूरा फील्ड चल रहा था। तब जाके फेमिनिस्ट हिस्ट्री को आवाज़ मिली, और वो पूरा एक चालू हुआ, एक वेव चालू हुआ फेमिनिज्म का। सो ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया है कि ये स्टेटमेंट कि इट इज़ नेसेसरी, विमेंस का पोजीशन हमने देखा ही नहीं है हिस्ट्री में ठीक से, हमने हमेशा मेल डोमिनेटेड देखा है। सो ये हमें यहाँ पे देखना है। सो यहाँ पे आप बात कर सकते हैं इसी की कि मेल स्कॉलर्स पहले इन्वॉल्व थे खाली राइटिंग में, और मेल डोमिनेटेड था पूरा, और हिस्टोरियंस लोग ने बहुत ही नेग्लेक्ट किया था कि उनका कोई भी विमेन का कुछ भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं कहीं पे देखने मिलता था। ओके, सो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो इसके अंदर, और फिर हाईलाइट कर सकते हो कैसे हिस्टोरियंस धीरे धीरे चेंज हुए, काफ़ी रिसर्च वर्क होने लगा, एंड विमेन का पोजीशन उन्होंने सोसाइटी में मेंटेन किया। सो ये चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो। एंड फिर नेक्स्ट है टूरिज्म क्रिएट्स इंटरेस्ट अमॉन्ग पीपल इन हिस्ट्री। तो सीधी सी बात है, अब ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि टूरिज्म से हिस्ट्री में लोगों को इंटरेस्ट आएगा। कॉमन सेंस की बात है, हमने पूरे इनफैक्ट एसएससी के पूरे बुक में इस बार हमने देखा कि कितना प्यारा बुक था, और टूरिज्म का काफ़ी कुछ हमने उसके अंदर देखा कि कैसे हम लोगों में इंटरेस्ट हम बढ़ा सकते हैं हिस्ट्री के लिए। तो इसके बारे में आपको पॉइंटर्स लिखने हैं कि आप प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स कर सकते हो जिससे लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिले, एंड इसमें लोग पार्टिसिपेट करें, और टूरिज्म में उनको विजिट करने मिलेगा जब म्यूजियम्स, एंशियंट साइट्स। तो सीधी सी बात है, सबको अच्छा ही लगता है पुरानी साइट्स वगैरह देखने को, उसके बारे में जानने को। सो टूरिज्म से इंटरेस्ट ऑब्वियसली क्रिएट होता है हिस्ट्री का, एंड लोग जागरूक होते हैं कंजर्वेशन के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए, और उसी बेस पे वो और बेटर सोचते हैं हमारे हिस्टोरिकल साइट्स के बारे में।
ASR आप आंसर कम, आप ज़्यादा स्पैमिंग ज़्यादा कर रहे हो, आंसर बार बार भेज रहे हो। एक आंसर एक बार देना है आपको। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन था आपका, हिस्टोरियोग्राफी इन द 18th सेंचुरी गेव इंपॉर्टेंस टू ऑब्जेक्टिविटी इन हिस्ट्री। सो अब ये ओवरऑल पूरा बात कर रहा है कि 18th सेंचुरी में हिस्टोरियोग्राफी जो लिखी गई उसने बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया ऑब्जेक्टिविटी को, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है हिस्ट्री लिखने के पीछे। सो यहाँ पे रिमार्केबल प्रोग्रेस अचीव्ड इन द फील्ड्स ऑफ फिलोसॉफी साइंस इन द 18th सेंचुरी इन द यूरोप, उसके बारे में बात करना है। एंड हमने साइंटिफिक मेथड ये अप्लाई करना सीखा। वी बिलीव्ड इन अप्लाइंग द साइंटिफिक मेथड टू स्टडी सोशल एंड हिस्टोरिकल ट्रूथ। ये सारी बात आपको यहाँ पे करनी है। फिलोसॉफिकल डिस्कशंस होने लगे एंड इमेजिनेशन, डिवाइन कंटेक्स्ट, ये सब हटने लगा, ये सारा चीज एलिमिनेट होने लगा। ओके, सो ये चीज आपको लिखनी है कि हम हिस्ट्री को इमेजिनेशन पे नहीं लिख सकते हैं, हमें फैक्ट, ट्रूथ और रिसर्च करके साइंटिफिक मेथड से लिखना है। हेलो अंकिता, बाहर थे आप? ओके, आई एम फाइन बेटा। आई होप आपकी पढ़ाई अफेक्ट नहीं हो रही है आपके बाहर घूमने से। फोर्थ क्वेश्चन आपको था, एनसाइक्लोपीडिया शुड बी क्रिएटेड इन एज मेनी लैंग्वेज एज पॉसिबल। तो यस, सीधी सी बात है, एनसाइक्लोपीडिया इज अ कलेक्शन ऑफ वास्ट लैंग्वेज, वर्ड्स, सेंटेंसेस जिसमें लोगों को इंफॉर्मेशन मिलती है, नॉलेज मिलता है। तो हर एक पर्सन का रीजनल लैंग्वेज अलग है, हर एक पर्सन का कुछ ना कुछ मदर टंग या उनका जो भी रीजन का लैंग्वेज है वो अलग है। सो अगर हम चाहते हैं कि मैक्सिमम फायदा हो, लोगों तक पहुंचे, जो मैक्सिमम इम्पैक्ट हम पहुंचाना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें ये अलग अलग भाषाओं में प्रोवाइड करना चाहिए। हेलो अनिल, गुड इवनिंग। सो ये चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है एनसाइक्लोपीडिया में। फिर आपको दिया था रीड द पैसेज, रीड द पैसेज, और क्वेश्चन आंसर, 3 क्वेश्चन आंसर दिए थे। सो कॉपर प्लेट के ऊपर ये पैराग्राफ था पूरा। वेयर वॉज कॉपर प्लेट फाउंड? तो चलिए बताइए, बहुत सिंपल सा आंसर, पैराग्राफ देख के आपने लिखा होगा। टेल मी वेयर वॉज कॉपर प्लेट फाउंड, कौन सी जगह में मिला था सबसे पहले? वेरी गुड गायत्री, सोहगौर डिस्ट्रिक्ट, गोरखपुर, यूपी। वेरी गुड। सो काफ़ी सिंपल सा आंसर है, फर्स्ट सेकेंड लाइन में ही ये आंसर आपको पूरा मिल रहा है। एंड आपको लिखना है कॉपर प्लेट वॉज फाउंड एट सोहगौर डिस्ट्रिक्ट, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, राइट। फिर है विच टाइप ऑफ इंस्क्रिप्शन वॉज फाउंड ऑन कॉपर प्लेट? तो कौन सा इंस्क्रिप्शन मिला था उसके ऊपर, कौन सा स्क्रिप्ट मिला था इंस्क्राइब्ड कॉपर प्लेट्स के ऊपर? चलिए, यस, वेरी गुड गायत्री, अगेन ब्राह्मी स्क्रिप्ट मिला था। द इंस्क्रिप्शन फाउंड ऑन कॉपर प्लेट इज ब्राह्मी स्क्रिप्ट। सो हमने देखे थे अलग अलग स्क्रिप्ट होते हैं, ब्राह्मी स्क्रिप्ट, पाली स्क्रिप्ट, मोदी स्क्रिप्ट। सो ब्राह्मी स्क्रिप्ट मिले थे हमें कॉपर प्लेट्स पे। लास्ट वाला है एक्सप्लेन स्ट्रक्चर इरेक्टेड ऑन 4 पिलर्स। सो आपको ये पूरा आंसर दिया हुआ है, आपको वो अच्छे से फ्रेम करना है कि a symbol which looks like a structure erected on 4 pillars is supposed to be indicative of granary, right? grain store करते थे उसके अंदर। granary क्या होता है? grain store करते थे उसके अंदर। even inscription records a royal order that the grains stored should be distributed carefully and even precautions taken at the times of famine। तो granary का यूज क्या था, आपको उसे कैसे यूज करना है, वो पूरा रॉयल ऑर्डर था, यानी जो भी किंगडम का रूलर था तभी, उसका वहाँ पर रॉयल ऑर्डर था कि ग्रेन्स को कैसे स्टोर करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है केयरफुली, और कैसे हमें टाइम्स ऑफ फेमाइन पे उसे यूज़ करना है, फेमाइन आने पे कैसे उसे यूज़ करना है। सो आई होप आपने ये अच्छे से लिखा है। यस, वेरी गुड कविता, ग्रेन्स आर स्टोर्ड फॉर फेमाइन। और ये पता नहीं क्या दब गया पीडीएफ में, सो कुछ तो आ गया ये।
let me again सो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका अगेन आपको पॉइंट वाइज जितना हो सके आंसर लिखते जाना है वो एंड ये 3 क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 5 ब्रीफ आंसर एनी 2 करना था आपको 4 क्वेश्चन दिए थे इसमें एनी 2 ब्रीफ करना था आपको 4 क्वेश्चन दिए थे सबसे पहला क्वेश्चन था which things are included in the descriptions by Emperor Babur in his autobiography तो सबसे पहले तो आपको बताना है कि ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था बाबर के हु इज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर उन्होंने ही ही इज द फर्स्ट किंग फर्स्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर उन्होंने ही शुरुआत की थी हमारे यहाँ पे मुगल राज की एंड उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम मेंशन करना है क्या कोई मुझे नाम बता सकता है बाबर के ऑटोबायोग्राफी का वेरी गुड विनय ने बताया कि क्या क्या हमने डिस्क्रिप्शन में क्या किया था उन्होंने बैटल्स फॉट बाय हिम फिर उन्होंने फ्लोरा फोना का अपने रीजन का ऑब्जर्व किया था वेरी गुड ही विजिटेड द सिटीज वेरियस सिटीज वेरी गुड नाम है तुज़के बाबरी तो पहले तो लिखना है बाबर द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन हिज ऑटोबायोग्राफी तुज़के बाबरी डिस्क्राइब्स बैटल फॉट बाय हिम वेरियस रीजन्स एंड सिटीज विजिटेड बाय हिम नोटिंग मिनट ऑब्जर्वेशंस एंड सिटीज विजिटेड उसमें वहाँ पे लोकल कस्टम्स इकोनॉमी फ्लोरा ऑफ द रीजन ट्रैवल्ड बाय हिम ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने है वेरी सिंपल वेरी इजी सेकेंड क्वेश्चन था फाइंड आउट द वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट्स लोकेटेड इन महाराष्ट्र एंड राइट देयर नेम्स तो आपको बताना है अलग अलग वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट्स हाँ तो आप बता सकते हो महाराष्ट्र के बताना है आपको ठीक है चलिए लेट्स सी कम से कम आपको 5 नेम्स बताने 5 साइट्स के नेम्स बताने नेम ऑफ 5 साइट्स नेम ऑफ 5 साइट्स वेरी गुड एलोरा केव्स अजंता केव्स फिर बेटा महाराष्ट्र का ही बताना है आपको आगरा फोर्ट नहीं आएगा उसमें एलोरा यस छत्रपति शिवाजी टर्मिनस वेरी गुड कैलाशा टेम्पल फिर एलोरा का कैलाशा टेम्पल एरोला केव्स अलग कैलाशा टेम्पल अलग एलिफेंटा केव्स वेरी गुड वैभव ने देखो एलिफेंटा केव्स बोला जस्ट एलिफेंटा केव्स सो ये सारे नाम आपको बताने हैं महाराष्ट्र के ही बताने थे ओके सो ये याद रखिएगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन हेरिटेज वॉक के ऊपर आपको बताना है हेरिटेज वॉक क्या है तो ये भी हमने देखा था हेरिटेज वॉक क्या होता है अहमदाबाद वगैरह में होता है हेरिटेज वॉक जहाँ पे लोकल ऑर्गेनाइज्ड होता है ये लोकल पूरा आप एक पर्टिकुलर रीजन का पर्टिकुलर एरिया का अलग अलग जो भी इंपॉर्टेंट साइट्स है वो एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं लोग चलना और वो एक एक कवर करते करते वो आगे बढ़ते हैं तो उसे हेरिटेज वॉक्स कहते हैं इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द ग्रुप एंड गेन पॉपुलैरिटी इन मेनी कंट्रीज इंडिया हैज़ अ रिच हिस्ट्री और लोगों को पसंद है इसीलिए मिलेनियम्स यानी कि हम जो है उनको ये सब घूमना फिरना पसंद है एंड एंशियंट मेडिवल मॉडर्न पीरियड सारे प्लेसेस हमारे यहाँ पे कवर्ड है और अगेन आपको मेंशन करना है अहमदाबाद में इट इज़ वेरी नोन वेल नोन
हेरिटेज वॉक। तो इस तरह से आपको हेरिटेज वॉक के बारे में लिखना है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन था विच टास्क आर इंपॉर्टेंट इन आर्काइव्स मैनेजमेंट। तो आर्काइव हमने देखा था, व्हाट इज आर्काइव, स्टोर करना सारे रिकॉर्ड्स वगैरह। तो आपको पहले तो बताना है पहले पॉइंट में, द प्लेस वेयर ओल्ड डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, ओल्ड फिल्म्स आर प्रिजर्व्ड एंड स्टोर्ड आर कॉल्ड आर्काइव्स। एंड फिर उसको मैनेज करना, यानी कि उसको कैसे संभाल के रखे, प्रिजर्व कैसे करके रखे ताकि आगे की जनरेशन उससे फायदा उठा सके। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रिजर्व्ड आर टेकन केयर एंड नो चेंजेस आर मेड इन इट, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए, ओरिजिनल कंडीशन में ही वो होने चाहिए विद अलॉन्ग विद देयर इंडेक्सेस। हमें इंडेक्स बना के रखना है कौन सा क्या किधर है अवेलेबल इंफॉर्मेशन। डॉक्यूमेंट्स आर मेड अवेलेबल टू रिसर्चर्स, जो भी रिसर्च करना चाहता है उसके ऊपर उनको जब ही चाहिए तब अवेलेबल उनको किया जाता है डॉक्यूमेंट। एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हमने सारी चीज़ को लाइक मेंटेन करने में, मैनेज करने में, लाइक पूरा डिजिटल फॉर्मेट में भी हमने उसे रखा हुआ है। 4 कैटेगरीज है, पब्लिक रिकॉर्ड्स, ओरिएंटल स्टडीज, मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड प्राइवेट रिकॉर्ड्स। तो ये आपको बताना कि रिकॉर्ड्स को 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, पब्लिक रिकॉर्ड्स, ओरिएंटल स्टडीज, मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड प्राइवेट रिकॉर्ड्स। ये कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इन इंडिया मेंटेन इंडिपेंडेंट आर्काइव्स। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। यस, स्टरिलाइजेशन करना, डिटॉक्स करना रूम को, ये सारे बात आपको लिखने हैं। इसी के साथ आपका हिस्ट्री सेक्शन खत्म होता है और फिर चालू होता है पॉलिटिकल साइंस। चलिए अभी आंसर करिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज। मूवमेंट अगेंस्ट डैश हैज बीन सक्सेसफुल टू अ ग्रेट एक्सटेंट एंड द एक्सटेंट ऑफ चाइल्ड मैरिजेस हैव रिड्यूस्ड बाय 50%। तो ये क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया इन्होंने, बड़ा ही चिंदी सा। क्या आंसर है बताइए? वैसे तो ऑप्शन आपको समझ में आ ही गया होगा सबको। कौन से मूवमेंट? सो द ऑप्शन यस, टेल मी। यस, वेरी गुड, वेरी इजी, बी ऑप्शन, चाइल्ड मैरिज ही आंसर है। मूवमेंट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज काफ़ी ही सक्सेसफुल रहा है और काफ़ी कम हो चुका है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, व्हेन पीपल कम टुगेदर एंड पार्टिसिपेट इन इलेक्टोरल प्रोसेस टू एक्वायर पॉलिटिकल पावर, सच ऑर्गेनाइजेशंस आर कॉल्ड डैश। तो उसे क्या कहा जाता है? किस चीज़ का डेफिनेशन है ये? किस चीज़ का डेफिनेशन है ये? जब लोग एक साथ आते हैं, वो इलेक्टोरल प्रोसेस में पार्ट लेते हैं और उन्हें पॉलिटिकल पावर चाहिए। वेरी गुड, सेकेंड आंसर इज पॉलिटिकल पार्टीज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद है ट्रू और फॉल्स विथ रीजंस। पहला क्वेश्चन है, होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एट रेगुलर इंटरवल्स इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ इंडिया सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। तो क्या ये बात सच है? जो हम रेगुलर इंटरवल्स पे सही तरीके से इलेक्शंस कंडक्ट कर पा रहे हैं, ये हमारे डेमोक्रेसी का सक्सेस चीज़ है, सक्सेस चीज़ बताता है हमारा, वी आर सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। यस, वेरी गुड विनय। सबसे पहले आंसर विनय का दिख रहा है मुझे। ट्रू, आंसर इज ट्रू। एंड रीजन में आपको वही बात थोड़ी डेमोक्रेसी की लिखनी है कि इलेक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियन डेमोक्रेसी। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स, ये सारी बातें थोड़ी आपको लिख देनी है। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस द इलेक्शन कमीशन होल्ड्स री इलेक्शंस इन अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर अ सेकेंड टाइम। तो ये भी बहुत ही सिंपल, क्या कोई ऐसे स्पेशल केसेस है जब ईसी जो है हमारा इलेक्शन कमीशन जो है वो फिर से हमारा इलेक्शंस रख सकते हैं? यस, वेरी गुड, अगेन द आंसर इज ट्रू। फिर से ऐसा हो सकता है, दैट इज पॉसिबल। सो इलेक्शन कमीशन हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिजॉल्विंग एनी डिस्प्यूट्स दैट मे अराइज रिगार्डिंग इलेक्शंस एंड रिकंडक्ट इलेक्शंस इन अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी। वेरी सिंपल, वेरी इजी। थर्ड क्वेश्चन था, पॉलिटिकल पार्टीज आर सोशल ऑर्गेनाइजेशंस। तो आपको समझना है कि क्या पॉलिटिकल पार्टी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है।
वेरी इजी आंसर। सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? जो सोसाइटी को बिलोंग करता है। तो सीधी सी बात है, आंसर ट्रू है इसका। यस, डेथ ऑफ मिनिस्टर, ये सारे रीजंस की भी बात कर सकते हो आप कि ड्यू टू डेथ ऑफ मिनिस्टर या रिजाइन कुछ होता है, तो वैसा भी कुछ केस हो सकता है। या किसी का पार्टी सपोर्ट, उनका जो मेजॉरिटी था वो पार्टी सपोर्ट अब नहीं रहा, तो भी हो सकता है। आपस में उन्होंने कोलिजन किया रहेगा और वो कोलिजन अब टूट चुका है, तो भी हो सकता है। वेरी गुड गाइस। फिर जरा लास्ट वाला, यस लास्ट वाला भी ट्रू आंसर है। पॉलिटिकल पार्टीज आर सोशल ऑर्गेनाइजेशंस। वो सोसाइटी के प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम्स के लिए ही अपना रिजॉल्व करने के लिए ही वो पार्ट लेते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग गोल होते हैं, अलग अलग स्टाइल होती है वर्क करने की, लेकिन वो सारे के सारे सोशल प्रॉब्लम्स के लिए ही वर्क करते हैं, एंड इट इज सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ग्रुप ऑफ पीपल कम एंड शेयर कॉमन ओपिनियन, पॉलिसी फॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशंस। सो आई होप आपने ये सारा लिखा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 एनी वन लिखना था। एक्सप्लेन द कंसेप्ट एक्सप्लेन करने थे। रीऑर्गेनाइजिंग द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्चुअली है टॉपिक कि कैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, सबको पता होना चाहिए। अभी चैप्टर में बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया था आपको कि कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है। तो एक स्टेट को कितने हिस्सों में, कितने वार्ड्स में हम डिवाइड करके रखते हैं, जिससे हम उसने कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटिंग होती है अलग अलग, उतनी जगह से लोग इलेक्शन के लिए अपने आप को नॉमिनेट करते हैं। सो वो चीज़ आप कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर चेंज करते हो, दैट इज कॉल्ड रीऑर्गेनाइजिंग द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ये चीज़ जो आप करते हो, तो इसके बारे में आपको लिखना है कि पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंसी को फॉर्म करती है लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए। वो ही डिसाइड करती है कि कितने साल हो चुके, कितने लोग वहाँ पे माइग्रेट हुए हैं या कुछ कम हो गए हैं या पॉपुलेशन बढ़ गया है, डेमोग्राफी चेंज हो रहा है लोगों का वहाँ पे। उस बेसिस पे उनको रीएडजस्ट करना पड़ता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, और जितने सीट्स अलॉट किए गए हैं पॉपुलेशन वाइज उसको चेंज करना होता है। सो ये सारा यहाँ पे आपको लिखना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर तृणमूल कांग्रेस के ऊपर आपको लिखना था, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तृणमूल कांग्रेस पार्टी वॉज एस्टैब्लिश इन 1998 एंड नेशनल पार्टी बनी वो 2016 में। पार्टी सपोर्ट्स, किसको सपोर्ट करती है? डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। ये सारे पॉइंटर्स आपको लिखने हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी। उसके बाद आपको था कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज, जिसमें आपको वर्क डन बाय इलेक्शन कमीशन अबाउट इलेक्टोरल रूल्स। तो आपको ये बताना था, 4 पॉइंटर्स बताने थे जिसमें ईसी क्या क्या काम करता है। तो सबसे पहले तो प्रिपेयर्स द वोटर्स लिस्ट, वोटर्स की लिस्ट बनाता है इलेक्शन कमीशन। फिर नए वोटर्स का नेम इंक्लूड करना, टू इंक्लूड द नेम्स ऑफ न्यू वोटर्स। और फिर पुराने वोटर्स जो डेड हो चुके या माइग्रेट हो चुके जगह के अनुसार, तो उसे वो डिलीट करना, तो वो चीज़। फिर यस, वेरी गुड, रिकॉग्नाइज करना पार्टीज को, पॉलिटिकल पार्टीज को, देखना कि कोई नॉमिनेशन में उनके कैंडिडेट्स जो भी है उनके नॉमिनेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट करना। ये सारे अलग अलग पॉइंटर्स आप लिख सकते हो 4 इस तरह से। और फिर सेकंड आपको अगेन कंसेप्ट मैप था, जिसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड गवर्नेंस आपको बताना था कि अच्छा गवर्नेंस यानी अच्छा कैसे कोई गवर्नमेंट अपना काम करता है, उसके बारे में आपको लिखना था, जिसमें 2 पॉइंट उन्होंने दिए थे, आपको 4 पॉइंट फिल करने थे। तो आपको लिखना है कि पॉलिसीज फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, अगर वो लोग देखते हैं तो हम कहेंगे इट्स अ गुड गवर्नेंस, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के बारे में। फिर रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, यानी अगर कुछ हो रहा है और अगर वो रिस्पॉन्स नहीं कर रही है तो दैट इज़ नॉट गुड गवर्नेंस। तो रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, ऑल इंक्लूसिव होना चाहिए। ऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी सभी को साथ लेके चलो,
किसी भी वर्ग को, किसी भी कास्ट को, किसी भी रिलीजन, किसी भी माइनॉरिटी या कुछ भी, किसी को भी पीछे मत छोड़ो, सभी को साथ में इंक्लूड करो अपने डेवलपमेंट के लिए। उसको कहा जाता है ऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट। यस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सारे हम पॉइंट लिख सकते हैं। इफेक्टिव एंड एफिशिएंट गवर्नमेंट, ऐसे सारे वर्ड्स आपको यूज करने हैं। ट्रांसपेरेंसी इज अ वेरी गुड पॉइंट टू राइट। हेलो अमार, सो आप ये सारे पॉइंटर्स लिख सकते हो। बेटा आपको मैं ये आंसर्स बता रहा हूं, आपको खुद चेक करना है। मैं एक एक एवरी डे पेपर डिस्कशन कर रहा हूं, आपको वो खुद चेक करना है। फिर लास्ट आपका क्वेश्चन था, ब्रीफ क्वेश्चन एनीवन करना था, फीचर्स ऑफ गुड गवर्नेंस इन डेमोक्रेसी। तो अगेन वही क्वेश्चन हो गया जो ऊपर हमने लिखा, तो वही पॉइंटर्स आप फिर से पॉइंट वाइज नीचे लिख सकते हो। और इनफैक्ट उन्होंने जो 2 पॉइंट दिए हैं वो भी आप इंक्लूड कर सकते हो। डेमोक्रेसी रिक्वायर्स गुड गवर्नेंस, बेस्ट गवर्निंग प्रैक्टिस, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, ट्रांसपेरेंसी, जो जो पॉइंट्स आपने अभी कहे ये पॉइंट्स आप फिर से लिख सकते हो नीट एंड क्लीन सेंटेंस बना के पॉइंट वाइज। सेकेंड क्वेश्चन था, इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड विमेन्स मूवमेंट वेर वर्किंग फॉर विच रिफॉर्म्स। तो कौन से अलग अलग चेंजेस लाने के लिए विमेन मूवमेंट हो रहे थे, प्री इंडिपेंडेंस की बात हो रही है। तो इसमें अगेन वही बातें आएगी जो हमने बात की, सती, चाइल्ड मैरिजेस एंड जोहार, ये सब जो हो रहा था। तो आपको नाम यहाँ पे लिखने हैं कि कौन लोग इन्वॉल्व थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, फिर पंडिता रमाबाई रनाडे, इन्होंने इनिशिएटिव लिए थे प्रैक्टिस ऑफ सती, चाइल्ड मैरिजेस, ये सारी चीज़ को, डाउरी, ये सब चीज़ को रोकने में। एंड विडो रीमैरिज, ये रिफॉर्म लाया उन्होंने कि विडो को रीमैरिज करने का भी हक है, जो विधवा हो चुकी है उसे फिर से शादी करने का हक है। विमेन एजुकेशन के ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट महात्मा ज्योतिराव फुले एंड सावित्रीबाई फुले ने काम किया था, खुद की स्कूल खोल के। एंड एक इंसिडेंट है जहाँ पे ज्योतिराव फुले ने स्कूल चालू किया था एंड सावित्रीबाई फुले जब वो ज्वाइन की थी उनको साथ देने के लिए, और वो स्कूल जाती थी तो ऑन द वे लोग उन्हें पत्थर से मारते थे, उनके ऊपर कचरा फेंकते थे कि तुम लेडीज़ होके ये सब कर रही हो। तो ये सब उन्होंने झेला हुआ है सावित्रीबाई फुले ने एंड ज्योतिराव फुले जी ने। एंड इतना सब फाइट करके उन्होंने विमेन एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। तो ये सारे पॉइंटर्स आप थोड़े याद रखिएगा कि कैसे एक्सप्लॉइट किए गए थे विमेन एंड कैसे वो मूवमेंट्स अलग अलग, जिसमें मेन एंड विमेन दोनों ही इन्वॉल्व थे, और जिससे काफ़ी अच्छे खासे उन्होंने विमेन्स मूवमेंट किए हैं हिस्ट्री में। सो दैट वाज द एंड ऑफ द पेपर। आई होप आपने मैक्सिमम करेक्ट आंसर्स लिखे हैं। आई होप आपने अच्छी तरह से पॉइंट वाइज आंसर लिखे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वाइज आंसर लिखे हैं। और बाकी के पेपर्स भी आई होप आप करते जा रहे हो। एंड इसी तरह से हमारे पेपर्स चलते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहिए टाइम पे पेपर। जितना भी ये टाइम मैनेजमेंट आपको सिखाने के लिए मैं पेपर दे रहा हूँ ये खास, तो टाइम मैनेज करना सीखिए, जितना टाइम अलॉट किया गया है उसमें ही पेपर लिखिए। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू 4000 times and love you all, love you 3000 times. So keep supporting, keep learning, keep sharing guys, and keep smiling. Bye, good night, take care.